क्या महात्मा गांधी ने आज़ादी चरखे और अहिंसा से दिलाई? आखिर क्यों महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों का सार्जेंट कहते थे? आखिर क्यों गांधी जी पर सुभाष चंद्र बोस से विवाद का आरोप लगता है? आखिर क्या विवाद था डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच? आखिर क्यों गांधी जी पर यह आरोप लगता है कि वो महिलाओं के साथ उन्हें कंधे पर हाथ रख के चलते थे? और क्यों एल.आर. बाली ने रंगीला गांधी नामक पुस्तक लिखी? क्यों नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी? आखिर क्यों भगत सिंह महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं करते थे? लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत क्यों हुई ताशकंद समझौते में? और क्यों सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री का खिताब लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला? साथियों, आज हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। स्वागत है मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह में। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 2 अक्टूबर है और देश के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का जन्मदिन, जयंती हम मनाने जा रहे हैं 2024 में। पहले हैं देश को अहिंसावादी नीतियों से आज़ाद कराने वाले महात्मा गांधी, और दूसरे हैं देश के सफल और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में गिने जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी। तो पहले बात गांधी जी की। 2 अक्टूबर 1969 को जन्मे महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जो अहिंसावादी आंदोलन चलाया वो साउथ अफ्रीका में चलाया, जहाँ से उन्होंने वकालत की। और सफल आंदोलन के बाद फिर वो भारत आए और भारत में उन्होंने पहला आंदोलन जो चलाया वो चंपारण बिहार में नील की खेती जब किसानों से जबरदस्ती कराई जा रही थी उसके विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाया और वहाँ के किसानों को उस नील की खेती से मुक्ति दिलवाई थी। यहाँ से गांधी जी की आंदोलनों की शुरुआत होती है। हालांकि इससे पहले गांधी जी के ऊपर अंग्रेजों का सार्जेंट होने का आरोप लग गया था और वो वजह थी कि 1914 से लेकर 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें गांधी जी ने घूम घूम के और भारतीयों को सेना में भर्ती होने का आग्रह किया था और गांधी जी कहने से तमाम अंग्रेज भारतीय अंग्रेज सेना में शामिल हुए और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया जिसमें तमाम भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आखिर क्यों उन्होंने युद्ध में झोंक दिया और क्या युद्ध में झोंकना हिंसावादी काम नहीं था? गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जिसमें पूरे देश ने उनका साथ दिया। आंदोलन 2 साल चला। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, पुलिस वालों ने नौकरी छोड़ दी, सरकारी कर्मियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, बच्चों ने विदेशी कपड़े जला दिए, किताबें जला दी। इस तरह का सहयोग गांधी जी को मिला। आम जनमानस ने भी उनसे जो कोई भी संपर्क अंग्रेजों से नहीं रखा, उन्होंने भी सहयोग करना छोड़ दिया। इस तरह पूरा सहयोग गांधी जी को मिला इस आंदोलन में। लेकिन गांधी जी ने एक घटना से कुपित होकर उस आंदोलन को वापस ले लिया और वो घटना थी चोरा चोरी कांड, जिसमें एक जुलूस निकाल रहे भीड़ पर, जो कि अहिंसक रूप से जुलूस निकाल रही थी असहयोग आंदोलन का, उस भीड़ पर पुलिस वालों ने गोली चला दी। अंग्रेजी कुछ
अंग्रेजी सैनिकों ने गोली चला दी। भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने उन सभी पुलिस वालों को थाने में बंद किया और थाने में आग लगा दी। वो चोरा चोरी नामक स्थान पर घटना घटी जिसमें 23 पुलिस वाले जल के मर गए, अंग्रेज सैनिक। तो इस घटना को आधार बना के गांधी जी ने कहा कि मैंने अहिंसक आंदोलन चलाया था, लेकिन अब वो हिंसक आंदोलन हो गया है, इसलिए मैं वापस ले रहा हूं और इसका समय भी ज़्यादा हो रहा है। हालांकि इस घटना से तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, कुछ बच्चे थे जो उनसे नाराज हो गए और उन्हीं में एक बच्चा था शायद 13 साल की उम्र का बालक भगत सिंह, जिसने इस आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया एक बालक के रूप में, और वो काम किए जो एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं था। तब से भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति एक नेगेटिविटी बन गई थी। इसके बाद गांधी जी ने अपने आंदोलनों का प्रयोग जारी रखा। 1930, 31, 32 में हुए गोलमेज सम्मेलनों में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच एक विवाद उभर के सामने आया और वो सबने देखा। और जब कम्युनल अवार्ड डॉक्टर अम्बेडकर को मिल गया, गांधी जी के विरोध के बावजूद गांधी जी ने पहले गोलमेज सम्मेलन से यह कह के किनारा कर लिया कि मैं दलितों का हितैषी हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर जाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। पहले में नहीं गए, लेकिन दूसरे में इसलिए चले गए कि कहीं डॉक्टर अम्बेडकर को अधिकार ना मिल जाएं, इसलिए उनको जाना पड़ा। और जब वो गए तो उन्होंने वहाँ भरपूर विरोध डॉक्टर अम्बेडकर के किया, लेकिन उनकी बात नहीं चली और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अधिकार मिले। उन अधिकार को मिलने के बाद भी गांधी जी शांत नहीं हुए और उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। देश में पहला एक ऐसा आमरण अनशन हुआ जिसके लिए जिसको रखने की जो वजह थी या आमरण अनशन करने की जो वजह थी, वो किसी को अधिकार छीनने की। अधिकार दिलाने के लिए तो आमरण अनशन बहुत लोग करते हैं, आपने इतिहास में बहुत देखे होंगे, लेकिन इतिहास में पहला एक आमरण अनशन ऐसा हुआ जो अधिकारों को छीनने के लिए हुआ था। और यह आमरण अनशन महात्मा गांधी जी ने किया और उसमें पृथक निर्वाचन जो था, दलितों का अधिकार, उसको गांधी जी ने छीन लिया, जिसको बाबा साहब ने धिक्कार दिवस कहा और गांधी जी ने इसको जो है वरदान कहा। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने सिद्ध किया कि दलित हिंदुओं का पार्ट हैं और बाबा साहब ने ये साबित किया कि दलित हिंदुओं से इतर हैं। एक बार महात्मा गांधी जी और बाबा साहब में ये झड़प भी होती है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, ये देश आपका भी है। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं उस देश को अपना देश कैसे मान लूं जहां मेरे समाज के साथ जानवरों जैसा बदतर होता हो, सलूक होता हो, जानवरों से भी बदतर सलूक होता हो। मैं उस देश को अपना देश कैसे मान लूं? मैं उस देश को अपना देश कैसे मान लूं मिस्टर गांधी जी, जहां मेरी समाज की महिलाओं को अपने ब्लाउज की गांठ खोल के अपनी चप्पलें अपने सर पे रख के निकलना पड़ता हो। मैं उस देश को अपना देश कैसे मान लूं? मैं उस देश को अपना देश कैसे मान लूं जहां पर जानवर पानी पी सकता है लेकिन मेरे समाज के लोग पानी नहीं पी सकते? मैं उस देश को अपने देश कैसे मान लूं? मैं उस देश को अपना देश कैसे मान लूं जहां पर हम लोग दोहरी गुलामी में जी रहे हों? मैं उस देश को अपना देश कैसे मान लूं? ये झड़प बाबा साहब में और गांधी जी में होती है। एक और जगह दोनों के बीच कंट्रोवर्सी हुई जब बाबा साहब कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी जी कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप क्या चाहते हो कि जातिवाद कैसे खत्म हो? तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर जातिवाद खत्म करना तो आपके हाथों में है। अगर आप वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देते हैं तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा
कि नहीं नहीं नहीं, वर्ण व्यवस्था तो बनी रहनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था इतनी ही जरूरी है जितने कि न्यूटन के नियम। आप सोचिए, जातिवाद का जो मूल आधार है वो वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था को महात्मा गांधी जी न्यूटन के नियमों से तुलना कर रहे हैं। गांधी जी पर एक और आरोप लगता है, जैसे एल.आर. बाली ने किताब लिखी रंगीला गांधी, उन पर आरोप लगता है कि वो अक्सर महिलाओं के कंधों का सहारा लेके चला करते थे, और वो भी जो महिला होती थी वो कम उम्र की होती थी। ये भी एक विवाद का विषय रहा है। क्यों ऐसा होता था, ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं, इसका उत्तर ढूंढिएगा। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच एक विवाद रहा। 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का विरोध कर दिया, और उन्होंने उनके विरोध में पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया। पट्टाभी सीतारामैया को जब खड़ा किया तो गांधी जी ने कहा कि अगर पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार जाते हैं तो ये मेरी नैतिक हार होगी और मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पट्टाभी सीतारामैया वो चुनाव हार भी गए, और हालांकि गांधी जी ने राजनीति नहीं छोड़ी, लेकिन गांधी जी के विरोध की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने वो अध्यक्ष पद छोड़ दिया, और इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद किया, और उनको फिर जो है वहां से छुपक दुबक के भागना पड़ा। भारतीयों को कोई सहयोग सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिला। एक भारतीय को जो कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसको भी इस देश से दुबक के भागना पड़ा, और अमेरिका और जर्मनी से सहारा लेके उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी, आज़ाद हिंद फौज बना के तैयार करके, उसमें महिलाओं को और पुरुषों को रानी लक्ष्मीबाई, झांसी रेजिमेंट और महार रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट बना के उन्होंने अपनी लड़ाई छेड़ दी। साथियों, महात्मा गांधी जी की मौत कैसे हुई, ये सब जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने उन्होंने गोली मारी। तो क्यों नाथूराम गोडसे ने गोली मारी? नाथूराम गोडसे के बारे में दो विचार निकल के आते हैं जो उन्होंने अदालत में कहे। अदालत में जो कहा वो कि मैंने उस महात्मा गांधी को गोली नहीं मारी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई ली, मैंने उस महात्मा गांधी को गोली मारी है जिन्होंने भारत के दो टुकड़े कर दिए और जो मुसलमानों के पक्षधर हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो बंटवारा नहीं होता, लेकिन बंटवारा हुआ। वो ये जो बात है, जिस तरह से इतिहास हम पढ़ते हैं कि अदालत में उन्होंने ये कही, लेकिन कहीं कहीं किसी किताब में ये भी लिखा है कि नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली इसलिए मारी क्योंकि वो दलितों के हितैषी थे, अपने आप को दलितों का हितैषी सिद्ध कर रहे थे और दलितों के अधिकार की बात कर रहे थे। जो पूना पैक्ट में बात हुई कि पूना पैक्ट में जब 2 वोटों का अधिकार गया तो उसमें सुरक्षित सीटें जो कम्युनल रिवार्ड में थी उनको दुगना कर दिया गया था। वो इस बात से नाराज थे नाथूराम गोडसे। वो नहीं चाहते थे कि इस देश में दलितों को अधिकार मिले, और उनका दलित प्रेम उनको नापसंद था, इसलिए उन्होंने गोली मारी। तो कई सारे रीजन थे, हो सकता है ये भी एक वजह रही हो गोली मारने की। देश के राष्ट्रपिता की हत्या इस देश में, कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की हत्या हुई, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी। आप बताइए दोनों में से महान कौन और बड़े कौन? सबको पता है महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी में गोली मारी जाती है तो देश में कोई भी विरोधाभास, कोई भी कत्लेआम नहीं होता है। लेकिन वहीं जब जो आपकी इंदिरा गांधी है उनमें जब गोली मारी जाती है तो 3000 सिखों का कत्लेआम होता है। क्या इंदिरा गांधी महात्मा गांधी जी से बड़ी महापुरुष थी? ये मैं प्रश्न आपके पीछे सम्मुख छोड़ता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि महात्मा गांधी जी के मरने पर एक चिड़िया नहीं मरी और इंदिरा गांधी जी के मरने पर 3000 निर्दोष सिख मारे गए? क्यों? इसका भी आप प्रश्न ढूंढिएगा। आपके
भगत सिंह जी को जब फांसी की सजा सुनाई गई सैंडर्स मर्डर केस में, तो तमाम नेताओं ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनको बचाने का प्रयास किया, और उनको बचाने की चाबी थी तो केवल और केवल महात्मा गांधी जी के पास, क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी ने स्पष्ट कह दिया कि अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी चला रहे हैं और उसमें जो इरविन और गांधी समझौता होने वाला है, अगर उसमें ये शर्त डाल दी जाती है तो शायद भगत सिंह बच सकते हैं, शायद भगत सिंह बच सकते हैं। ये एक आशा थी, बच जाएं गारंटी नहीं थी, लेकिन आशा थी। इस आशा के लिए गांधी जी से बात की गई, लेकिन गांधी जी ने इसके लिए गांधी जी तैयार नहीं हुए, तो और उन पर यह आरोप लग गया कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया। तो इस तरह के आरोपों में झूलते ही गांधी जी की जो यात्रा थी वो भारत की आज़ादी पर खत्म होती है और 1948 में उनकी मृत्यु हो जाती है महात्मा गांधी जी की। आज हम उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं। सभी लोगों को गांधी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है देश के दूसरे ईमानदार प्रधानमंत्री थे। हालांकि उनका जन्म 1904 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, और उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख रूप से भाग लिया। वो महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में और भारत छोड़ो आंदोलन में उनके साथ रहे और जेल भी गए। जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने तो वो रेल मंत्री बने, और रेल मंत्री जब बने तो एक दुर्घटना हुई, उसमें ट्रेन दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में काफ़ी लोग मारे गए। इससे आहत होकर उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया। कब दिया? जब वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने और भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ। 1965 में जब ये युद्ध हुआ था तब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि देश का जो मजबूत स्तंभ है या तो जवान होता है या किसान होता है। देश के अंदर किसान और सीमा पर जवान। तब उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहूँगा कि महात्मा गांधी जी की जयंती में हर साल लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जयंती है वो दब जाती है। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपके समक्ष था अपने यूट्यूब मंच से। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम।